साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आपने ठान लिया है कि 12वीं के बाद में मुझे एक बहुत बड़े पद पर जाना है और अच्छी नौकरी लेनी है, तो वो क्या अवसर हो सकता है। लगातार बहुत समय से कुछ छात्रों का भी मेरे पास मैसेज आ रहा था और माता पिता भी कई बार मुझसे पूछे हैं कि 12वीं के बाद में यदि हमारा बच्चा किसी अच्छे पद पर जाना चाहे ऑफिसर ग्रेड में, तो वो क्या हो सकता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि 12वीं के बाद या 12वीं करते हुए आप ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें बैठ सकते हैं और उसमें एक बहुत अच्छा ऑफिसर ग्रेड में आप जा सकते हैं। वो परीक्षा है एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए की परीक्षा को पास करने के बाद में जो हमारी इंडियन जो फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, जो थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है, जो तीनों हमारी आर्म फोर्सेस हैं, तीनों सेनाएं हैं, इसके जो अधिकारी, जो एंट्री लेवल के अधिकारी होते हैं, वो इसी परीक्षा के माध्यम से चयनित होते हैं साथियों। और 12वीं के बाद में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। यद्यपि और भी परीक्षाएं हैं जिनमें हमारी सेना के अधिकारी चयनित होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से एनडीए के माध्यम से हमारे इन तीनों सेनाओं में अधिकारी चयनित होते हैं और उसमें 12वीं क्लास न्यूनतम है। तो साथियों स्टेप बाय स्टेप आज मैं ये बताने वाला हूँ कि यदि आपने मन बना लिया है कि मुझे 12वीं के बाद एक अच्छी नौकरी लेनी है और मैं उसको परीक्षा को क्रैक करूँगा, तो वो एनडीए की परीक्षा में प्रोसेस पूरा क्या होता है। एनडीए की जो परीक्षा आयोजित होती है इसको यूपीएससी आयोजित करता है। जो हमारा भारतीय संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इस एनडीए की परीक्षा को आयोजित करता है। साल में 2 बार ये परीक्षा आयोजन होता है। साल में 2 बार, एक अप्रैल के महीने में और एक सितंबर के महीने में इसकी 2 बार परीक्षाएं होती हैं। और अगर हर साल पिछले कुछ सालों का आंकड़ा लें तो हर साल तकरीबन 400 के आसपास पोस्ट रहती हैं। तो एक साल में लगभग 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, जो कि एक अच्छी खासी संख्या है और आप इसमें अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही जो यूपीएससी है, इसमें परीक्षा में बैठने के लिए इसकी प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन साधारण है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, upsconline.nic.in पर जाएं और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। ये रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, कुछ छोटी मोटी जानकारी है, उसको आपको भरना होगा। और भरने के बाद में सक्सेसफुली आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं कि ये एनडीए के लिए ही है। ये जब भी कभी भी यूपीएससी कोई भी परीक्षा आयोजित होती है और आप उस परीक्षा में बैठते हैं, तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये उस परीक्षा के लिए भी काम आता है। यद्यपि इसमें समय समय पे आप अपडेट्स कर सकते हैं। आपका ईमेल होता है, इसका एक आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड आपको मिल जाता है और आप वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा काम है। कोई भी साधारण व्यक्ति वेबसाइट पर जाके अपना स्वयं आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसकी जो न्यूनतम योग्यता 12वीं है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 11वीं पास किया है और आप इस परीक्षा में बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते। 12वीं पास होना नितांत आवश्यक है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दें, लेकिन एनडीए परीक्षा की फाइनल जब आप पास कर लेंगे और आपके हाथ में सर्टिफिकेट 12वीं का होना चाहिए, तभी आपका अंतिम रूप से इसमें सिलेक्शन होगा। एज लिमिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 16.5 साल से लेके 19 साल से कम आयु के बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन इसमें एनडीए में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 19 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। यद्यपि जब आपका नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट पर आता है इस परीक्षा के लिए,
उसमें एग्जैक्ट डेट के बारे में कोई तिथि दी होती है और बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट पर आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप इसमें जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या होता है? इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है मैथ का और एक होता है जीएटी का। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या इसमें 12वीं क्लास किया हुआ हर बच्चा जा सकता है या कोई विशेष साइड का जा सकता है? हाँ, सभी जो बच्चे जो 12वीं पास किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, वो इस एनडीए की परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसे छात्र जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हैं, वो इस परीक्षा के तीनों जो विंग्स हैं उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन जो कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, वो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, इन दोनों में नहीं बैठ सकते। वो आर्मी की जो हमारी जो भारतीय थल सेना है उसमें अधिकारी के रूप में उनका सिलेक्शन हो सकता है यदि वो एनडीए की परीक्षा पास करते हैं तो। अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं 12वीं के, उनके लिए तीनों विंग्स खुली हुई हैं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सिर्फ भारतीय जो थल सेना है उसी विंग में उनका चयन होगा। इसमें जो उम्मीदवार हैं, इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से पोस्ट होती है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें ये साफ लिखा होता है कि इंडियन एयरफोर्स में इतने कैंडिडेट लिए जाएंगे, इंडियन जो हमारी आर्मी है उसके लिए इतने कैंडिडेट का चयन होगा, और हमारी जो भारतीय नौसेना है उसमें इतनी संख्या में उम्मीदवारों का अंतिम चयन होगा। और इन तीनों में भी अलग अलग महिलाओं की भी संख्या भी होती है कि इसमें महिलाओं की उम्मीदवारी इतनी होगी, इतने सीट महिलाओं के लिए हैं, वो पूरा दिया होता है। पहले ये महिलाएं इसमें एंट्री नहीं होती थी, लेकिन कुछ साल से महिलाओं के लिए भी ओपन कर दिया गया है और बाकायदा महिलाओं की संख्या उसमें इंगित होती है कि इतनी महिलाओं का सिलेक्शन हो रहा है। तो पुरुष और महिला दोनों ही एनडीए की परीक्षा में बैठ सकते हैं। एज लिमिट और बाकी की सारी चीज़ें सेम हैं दोनों के। महिलाओं के लिए इसमें अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो फीमेल और मेल के लिए एक ही सारी कैटेगरीज हैं, एक ही एलिजिबिलिटी है, कोई रिलैक्सेशन इसमें महिला और के लिए अलग से नहीं है। तो एज लिमिट आपने देख ली, न्यूनतम योग्यता देख ली, और ये भी देख लिया कि यदि हम साइंस और मैथ से हैं तो हम आपका एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं, और सिर्फ हम कॉमर्स और आर्ट्स के हैं तो हम सिर्फ भारतीय थल सेना में जा सकते हैं। साल में 2 बार परीक्षा होती है। अब आते हैं परीक्षा का पैटर्न। साथियों, वीडियो लंबा होगा लेकिन वो काम का है, आप इसको अंत तक देखना। ऐसे वीडियो, व्यवहारिक वीडियो बहुत कम मिलते हैं। हमारे छात्र, हमारे एस्पिरेंट्स इस तरह की जानकारी के लिए बड़े तरसते हैं और उनको जानकारी नहीं मिलती है। वो टीचर्स जो अपने बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि 12वीं के बाद भी बहुत सुनहरा अवसर है एनडीए का, उनके लिए भी ये काम का है, वो भी इसको ध्यान से समझें। इसमें जो परीक्षा होगी वो 2 होगी, एक होगा मैथ का पेपर और एक होगा जीएटी। इसके बारे में समझ लीजिए। मैथ का पेपर 300 नंबरों का होता है, 300 अंक का मैथमेटिक्स का पेपर होता है। अब देखिए, मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में बात करें तो जो छात्र साइंस मैथ के हैं उनके लिए तो ये इजी हो गया, लेकिन जो कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, उनको भी वही सेम मैथ का पेपर देना होगा, कुछ अलग से नहीं होता है। तो उनको मैथ के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उनके लिए ये आसान नहीं होगा। इसलिए अक्सर इसमें जो साइंस मैथ के बच्चे हैं एनडीए में वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स के कम हो पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकते हैं। यदि वो उन्होंने ठान लिया कि मुझे मैथमेटिक्स का अलग से मैं कोचिंग कर लूँगा, अलग से अध्ययन करूँगा, तो वो भी उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो पहला 300 नंबर्स का जो होता है पेपर वो मैथ का होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो पेपर होता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये कुल मिला के जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका जो बाकी की जो चीज़ें मैथ के अलावा जो आपने 10th एंड 12th में पढ़ी थी उनका होता है, ये मान के चलिए। तो इसमें एक पेपर, एक सेक्शन होगा, वो होगा इंग्लिश का, और बाकी का आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री,
और आपका सोशल स्टडी और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं। इनमें भी क्या होता है कि इसका क्राइटेरिया होता है कि इसमें जो फिजिक्स से इतने परसेंट, लगभग 20% क्वेश्चन फिजिक्स सेक्शन से आएंगे, केमिस्ट्री के इसमें 15% आएंगे, आपका जो सोशल वाला जो सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगा, उसमें से 20% आएंगे, आपका करंट अफेयर्स में से 10% आएंगे। इस तरह से सेगमेंट वाइज बटा होता है, इस सेक्शन में से इतने आएंगे। तो कुल मिला के ये 600 नंबर का जीएटी होता है, जिसमें से आपका 200 का इंग्लिश सेक्शन होता है। इसलिए इसमें इंग्लिश का जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है और हर सेक्शन में आपको मिनिमम नंबर लाने ही होते हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है इसमें से एक सेक्शन में आपने न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो नहीं लाए तो काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर सेक्शन में मिनिमम जो नंबर हैं वो लाने ही होते हैं और एग्रीगेट आपका जितना भी ज़्यादा होगा वहीं से आपकी कट ऑफ बनती है। इसलिए जो इंग्लिश है आपकी वो भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप एक एयरफोर्स में, इंडियन आपकी थल सेना में, आप नेवी में जा रहे हैं और ऑफिसर के पद पे जा रहे हैं, तो आपका इंग्लिश आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। आपका जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी हायर इंग्लिश आपको पूछी जाएगी। जो 10th 12th लेवल की जो इंग्लिश है, जो ग्रामर है, जो कम्युनिकेशंस हैं, वही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी होगी और इंग्लिश का बाकायदा आपका सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होता है। तो इस तरह से ये टोटल जो पेपर हैं, 2 पेपर हैं और बाकायदा OMR शीट होती है। ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि तुक्के से ये परीक्षा पास हो जाती है। इसमें कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक आप ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक से जवाब नहीं देंगे और आप तुक्का लगाएंगे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप क्रैक परीक्षा को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं और ये सजेशन दिया जाता है कि जो बच्चे इस परीक्षा को वास्तव में पास करना चाहते हैं वो 11th से इसकी तैयारी कर दें। यदि 11th में आप चूक गए हैं तो इस साल आप पढ़ रहे हैं 12वीं में, तो रगड़ के आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए। और 12वीं के बाद यदि आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो 12वीं के बाद में, परीक्षा देने के बाद में, आप लगातार 6 महीने रगड़ के उन सारी चीज़ों को पढ़िए जो आपने स्कूल में पढ़ी थी। ध्यान रखिए, स्कूल की परीक्षा में नंबर लाना अलग बात है, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तब उसमें परीक्षा में पास होना और हर सेक्शन में पास होना, जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहाँ मुश्किल है, क्योंकि वहाँ सही पर ही आपको नंबर मिलेगा। परीक्षा में आपको अगर आपने थोड़ा सा भी उसको अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन आधा भी बनाया है, तब भी आपको नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन इस परीक्षा में जब तक आपने सही आंसर नहीं दिया है तब आपको नंबर नहीं मिलते हैं और गलत आंसर पे आपका नेगेटिव मार्किंग होकर नंबर कट जाते हैं। इसलिए ये कंपटीशन है। हर साल लगभग 4 लाख बच्चे बैठते हैं और 4 लाख बच्चों में आप देखिए लगभग 10-12% ही इसका रिजल्ट रहता है। घबराइए मत कि 4 लाख बच्चों में इतना कम रिजल्ट रहता है। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि रियल में जो बच्चे हैं फॉर्म तो डाल देते हैं 4 लाख, लेकिन जो वास्तव में सीरियस बच्चे होते हैं उनकी संख्या आधी ही होती है। वो आधे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें से आप एक हैं। ये मान के चलिए मुझे पढ़ना है, इस परीक्षा में पास होना है, रगड़ के मेहनत करनी है, कंसंट्रेशन होकर काम करना है, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपकी सोशल स्टडी में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है आपको। बाकायदा नोट्स बनाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोचिंग की आवश्यकता है तो आप कोचिंग ले लीजिए। मैं कोई कोचिंग की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ आपसे यहाँ, लेकिन यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आप बिना कोचिंग के भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर कोचिंग की बात करते हैं तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे आपका दिल्ली में इसका थोड़ा अच्छा क्रेज़ है, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है, पटना में भी हैं, जयपुर में भी हैं, आगरा में भी हैं, लखनऊ में भी हैं। जो मेट्रो सिटीज़ में एक NDA का एक क्रेज़ रहता है। यदि पूरा भारत में अगर देखें तो जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं उनको जानकारी न होने की वजह से वो NDA में कम बैठते हैं।
यद्यपि जो दूसरी परीक्षाएं हैं, जैसे जो जवानों की परीक्षाएं होती हैं या जवानों की भर्ती होती हैं, वहाँ वो जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो एनडीए जो डायरेक्ट ऑफिसर ग्रेड का जो पद मिलता है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र से कम रुझान होने की वजह से वो बच्चे कम चयन होते हैं। जो कस्बे में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, जिनको उनकी जानकारी है, वो इसमें ऑफिसर ग्रेड की परीक्षाओं में ज़्यादा बैठते हैं। तो ये इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को भी जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए कि भाई ऐसा नहीं है। आप यदि 12वीं क्लास में ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं और आपने ये ठान लिया है कि मुझे 12वीं के बाद ही एक अच्छे पद पर जाना है सेना में, तो आप जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट का जो पद है वहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। फ्लाइंग ऑफिसर जो होता है इंडियन एयरफोर्स में, वहाँ से शुरू हो रही है। और रिटायरमेंट होते होते अगर आपका चयन हो गया तो आप बहुत बड़े हाई लेवल के पद से सेना में से रिटायर होंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अवेल करें और अपने माता पिता के सपने को साकार करें। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जो पैटर्न होता है वो एकदम कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है, ध्यान रखें। आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। आपने अगर तुक्का लगाया तो आप इसमें सफल नहीं होंगे। अब जब आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया, सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर ही इसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे आप इंटरव्यू बोल सकते हैं। ये पर्सनैलिटी जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट लगभग 3 स्टेज में आपका इसमें इंटरव्यू होता है। इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसमें सारा आपका जो काबिलियत है, जो स्किल है, जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो रीजनिंग है, आप किस तरह से, आपका जो मनोविज्ञान का स्तर क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आप भिन्न भिन्न स्थिति में किस तरह से आपका किसी समस्या को समझने और उसको निराकरण करने की क्षमता आपके अंदर है, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी तराशी जाती हैं। और 1 बाय 1 करके आपका इसमें इंटरव्यू होता है। और जब आप इंटरव्यू में सक्सेस कर लेते हैं, आप उसमें अपना अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। तो रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके बाद आप एनडीए में सेलेक्ट आपके होते हैं। बच्चे ही एनडीए में सेलेक्ट होते हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं कि नहीं, मुझे 12वीं के साथ साथ एनडीए की तैयारी करनी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, वो एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम 12वीं में 90% लेने के चक्कर में हैं या हमको 80% लानी है। नहीं, इसमें आपको 12वीं को पास करना है, मिनिमम 60% तो आपके आ ही जाएंगे। आजकल ऐसा सिस्टम है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग चाहिए, इसके लिए हर चीज़ आपके क्लैरिटी चाहिए, तभी आप जाके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उनका आंसर ठीक से दे पाते हैं और इस परीक्षा को क्रैक कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें आपको 12वीं में जो आपने पढ़ा है, जो 10th में पढ़ा है और 12वीं में पढ़ा है, वही पेपर्स होने वाले हैं। इससे अलग कोई पेपर नहीं होगा। लेकिन उस परीक्षा का जो डिस्क्रिप्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो सेगमेंट हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, वो बहुत ज़रूरी हैं। उनको क्लियर कर पाना, समझना, उसके हिसाब से ऑप्ट करना। साथियों, मैथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। तो आप अभी से इसकी तैयारी कर लीजिए और आप जुट जाइए कि मुझे 12वीं के बाद में सेना में एक बहुत बड़े पद पर जाना है। तो आप निश्चित मानिए कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे और चले जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी योग्यता का स्तर, आपकी मार्कशीट के बहुत बड़े अंक देखे जाते हैं। इसमें आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर चाहिए 12th में, लेकिन उस परीक्षा को पास करना होता है जिस तरह से और कंपटीशन होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यदि आपने ठान लिया है कि मुझे 12वीं के बाद में एक बहुत बड़े पद पर जाना है, तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए। ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का जॉब है, भारतीय सेना में ऑफिसर बनना। और आप कहाँ तक जाएंगे, चाहे आप एयरफोर्स में हैं, इंडियन नेवी में हैं, आप देश का नाम रोशन करेंगे, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो अब आपसे जुड़ जाइए। जो माता पिता इसमें वीडियो को देख रहे हैं, वो यदि चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को 12वीं के बाद एक अच्छी
नौकरी, एक प्रतिष्ठा का जॉब दिलवाएं और उनकी मदद करें, तो आप अपने बच्चों से बातचीत करें और उनको इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं। तो आपका ये सपना साकार होगा और आपका बच्चा 12वीं के बाद भी एक बहुत अच्छी नौकरी पर जा सकता है। मैं इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो वीडियो होते हैं कम मिलते हैं। वीडियो यदि आपको ये लंबा लग रहा होगा लेकिन बड़ा काम का है। इस तरह के वीडियो कम होते हैं और आपको जो सही जानकारी है, जो व्यवहारिक जानकारी है, वो कम मिल पाती है। तो इस वीडियो को आप दूसरे लोगों को भी भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दूसरे भाइयों को भी भेजिए कि उनके बच्चे भी और वो माता पिता जो इस तरह की जानकारी के लिए तरसते हैं और उनको जानकारी के अभाव में वो अपने बच्चों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं और बच्चे भी कुछ फैसला नहीं ले पाते हैं और बस बिना किसी फोकस के लक्ष्य के वो पढ़ते जाते हैं तो अंत में जाके उनकी उम्र निकल जाती है और वो कुछ हासिल ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो 12वीं के बाद में यदि 12वीं के साथ अगर आपने निर्धारित कर लिया है कि मुझे नौकरी लेनी है तो एनडीए से बेहतर विकल्प आपके पास नहीं है। और लेकिन इसके लिए आपको रगड़ के मेहनत करनी पड़ती है। 12वीं के जो प्रश्न हैं, 12वीं की जो बुक्स हैं, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर पढ़ना पड़ता है और यकीन मानिए आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे और आप इस परीक्षा को पास करके हमारी इंडियन जो सेना है, जो तीनों विंग्स हैं, उसमें एक बहुत बड़े सम्मानजनक पद पर जाएंगे। यही इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।